नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल ज़ैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको आज गौर से समझना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए क्या आपके केस का जो फ़ायदा है वो मिल सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है। रीज़न ये है कि 498A जो है वो एक तरीके से डैडी ऑफ ऑल मैट्रिमोनियल केसेस होता है। यानी कि अगर 498A आपका किसी तरह से खारिज हो जाता है या गलत साबित हो जाता है और उसके अंदर जो सामने वाली पार्टी है जो आप पे केस करके घूम रही है, झूठा केस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, झूठा केस जो पतियों पे पत्नियाँ अक्सर डालती रहती हैं, उस केस में अगर आप उसे गलत साबित कर देते हैं तो आपको मिलता है बेस्ट एडवांटेज। फिर आपका कोई भी केस जो है वो आसानी से खारिज हो सकता है। डीवी है, 125 है, यानी एलिमनी मेंटेनेंस सब नहीं मिलते हैं झूठा केस 498A अगर आपका साबित हो जाता है आपकी पत्नी के खिलाफ। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर सबसे अच्छा बेनिफिट जो मिलता है, आप फिर डायरेक्ट इस क्रूअल्टी के आधार पे, क्योंकि आप पे झूठा केस 498A का लगाया गया था जहाँ किसी तरह की कोई डिमांड नहीं थी, ना कोई क्रूअल्टी थी, तो आपको मिलता है डाइवोर्स। यानी एक खेल जो है थोड़ा सा सही तरीके से खेल लीजिए, सब खेलों को ख़त्म कर देगा, नास्ते नाबूद कर देगा। इसमें जो सबसे बड़ी कमी है, हम सब तरफ फोकस करते हैं, ससुर साहब पे करते हैं, साले पे करते हैं, सास पे करते हैं, और सबसे ख़तरनाक बात कि अपनी बीवी पे करते हैं। पर ये झूठा केस बनाया गया था, इस झूठे केस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी अथॉरिटी की थी। उनका काम क्या था, किस तरह से उसे परफॉर्म करना चाहिए था, यहाँ जो एक कैच है उसको आप कभी नोटिस नहीं करते। आप असल में जो उसके अंदर गलत गंदी बातें झूठे केस में लिखी जाती है, उससे गुस्सा होकर सिर्फ रिएक्शन देते हैं अपनी पत्नी के खिलाफ। तो आज का जो ये वीडियो है इसी तरह की नॉलेज अपडेट करने के लिए है, और एजुकेशन जो है हम इसका एक पार्ट भी बना के रखते हैं कि जो लोग अपने आप को एजुकेटेड करना चाहते हैं, अपने आप को चाहते हैं कि वो अपना केस प्रॉपरली डिफेंड करे और अपनी लड़ाई खुद लड़े, उन लोगों के लिए हम कोर्सेज चलाते हैं। ये कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक तरीके से लॉ के एनहांसमेंट की, जो नॉलेज के एनहांसमेंट की एक प्रॉपर सेटिंग है जो आपको समझनी चाहिए। ये क्या फ़र्क डालती है? बहुत सारे लोग हैं जो आज के टाइम में ना केवल मोटिवेटेड हैं बल्कि अपना केस खुद डिफेंड कर रहे हैं, या फिर अपने केस में काफ़ी प्रभाव उत्पन्न उन्होंने कर लिया है और अपनी तरफ अपना केस लेकर आ गए। क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि आप भी और वो भी झूठा केस डिफेंड कर रहे हैं और उसे लड़ना आसान है। अलग बात है कि शायद हमारे पास कोई सिस्टम है जो हम आपको डिलीवर कर पाते हैं। दोस्तों, आप इस कोर्स का हिस्सा रहना चाहते हैं, यहाँ व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज डालिए, कोर्स की डिटेल लीजिए, व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगी आपको, और उसके बाद फिर आप हमसे बात कर सकते हैं इस कोर्स के ज्वाइन करने के बाद। और इसी तरह से अगर आपको कोई कानूनी समस्या का समाधान चाहिए, इंस्टेंटली आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डालिए, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद आपको मैं कॉल करूँगा, हम बात कर पाएंगे। दोस्तों, मैटर समझते हैं अब। आयु, आपका दिमाग कभी इसका फुल फॉर्म पकड़ लेता है और कभी नहीं पकड़ता है, एक चीज़। दूसरी चीज़, आपका दिमाग इस चीज़ को समझ लेने के बाद भी कि आयु है क्या, उसके बाद भी आपका दिमाग कहाँ जा रहा होता है? पत्नी और ससुराल वाले, तुम्हें तो मैं बताऊंगा, तुम्हें मज़ा मैं चखाऊंगा। पर क्या वाकई आपकी वाइफ 498 का मतलब जानती है? जिसने झूठा केस लगाया, मैं उसकी भी बात करूँ, मैं उसका हिमायती नहीं बन रहा, मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी आगे बढ़ने से पहले कि क्या वाकई आपकी वाइफ जो है वो 498 का मतलब जानती है। वो तो ये सोच रही है कि आपने उसके साथ कोई मार पिटाई करी है, या कोई इस तरह का केस किया है, या दहेज का केस भी अगर वो समझ के डाल रही है, या किसी भी तरह के लेन देन का केस, पर उसको उसके मायने पता है। उसको लगता है कि वो जो कर रही है वो सही है, क्योंकि उसको उसकी नॉलेज है ही नहीं। तो नॉलेज किसको है? मैं आपको थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझाता हूँ कि आम आदमी जब गलती करता है तो उसकी सज़ा उतनी बड़ी नहीं होती। आम आदमी जब गलती करता है तो उसकी सज़ा उतनी बड़ी नहीं होती, जबकि जो कानून का जानकार है, जब वो गलती करता है तो उसकी सज़ा दुगनी होती है आम आदमी से। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राष्ट्रपति जो है उन पर केस नहीं चलता है, महाअभियोग चलता है। यानी कि इंडिया का सबसे बड़ा केस, उससे बड़ा कोई केस ही नहीं होता है। यानी वो कोर्ट्स में नहीं आते, वो बहुत बड़े लेवल पे उसकी तैयारी होती है। और उसके बाद कुछ ऐसी जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जिसके अंदर हमारे कोर्ट्स भी आते हैं और जजेस भी आते हैं, उन पर भी केस नहीं चलता है, महाअभियोग चलता है। यानी हम सब पे चलता है अभियोग, उन पे चलता है महाअभियोग। इसी तरह से यहाँ पर बात जजेस की नहीं हो रही है। जजेस अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं,
सिर्फ मेरा बात समझाने का मतलब यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की पालना कराने के लिए जिन लोगों को यहाँ रखा जा रहा है, उन लोगों को बेसिकली अपनी चीज़ों की जानकारी है, और इसीलिए क्योंकि वो जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, उसकी पालना कैसे करानी है, तो उन्हें नॉलेज है, इसलिए वो पालना करा रहे हैं आप लोगों से, आपको सिस्टम में रखते हैं। चोरी मत कीजिए, किसी के साथ मत कीजिए। आईओ साहब जो हैं यहाँ पर कर देते हैं तमाशा, अक्सर झूठे केसेस में। वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, ये इसका आईओ का फुल फॉर्म होता है। ज़्यादातर लोग तो ये भी नहीं जानते कि आईओ कौन होता है और वो केस लड़ रहे हैं 498 में। तो मैं बता देता हूँ कि एक पुलिस वाला जिसने आपके पूरे केस को डील किया था थाने के अंदर, वो आपसे सारी पूछताछ कर रहा था, बातचीत कर रहा था। मैं लड़के वालों को भी बता रहा हूँ, लड़की वालों को भी बता रहा हूँ। अगर वहाँ पर उसने कोई सबूत नहीं लिया, सिर्फ एक बात लिख दी कि लड़की ने जो बयान दिए उनको प्रमाणित मानते हुए मैं, या उनका और भी एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होते है, लड़की ने जो बताया उसके अनुसार, यानी कि वो पूरा का पूरा मामला जो है, जो लड़कियां भी, जो पत्नियां भी इस केस को सुन रही हैं, इस मैटर को सुन रही हैं, इस सब्जेक्ट को सुन रही हैं, वो भी समझ लीजिए कि आपके लिए समस्या है। अगर आपके पति इस वक्त इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपने अगर झूठा केस लगाया है तो समझौता करने के लिए चले जाइए, क्योंकि 498 झूठा लगाने का मतलब यह है कि आप जेल भी जा सकती हैं। और आजकल कोर्ट्स एडमिट हो गई हैं कि कोर्ट्स आपसे ज़्यादा दुखी हैं केसेस झूठे लगने के बाद। मुद्दे की बात यह है कि आईओ साहब ने क्या किया वहाँ पर, यह है कि वो उठाकर आपको उसमें इन्वेस्टिगेट नहीं किया। अभी कैसे कैसे नहीं किया, ये थोड़ी चीज़ें समझ लीजिए। आप सबसे कॉमन चीज़ देखिएगा कि पत्नी जो है अपने मायके, यानी कि या तो एक सिटी से दूसरे सिटी जाके या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रैवल करके 498 का केस लगा रही है। जुरिडिक्शन नहीं लगता है साहब, क्षेत्राधिकार बोलते हैं, यानी कि उस थाने का अधिकार ही नहीं है कि वो केस वहाँ लिख सके, क्योंकि मामला पूरा का पूरा जो डिसाइड करवाया जाता है, जो डिस्क्राइब किया जाता है, वो पूरा का पूरा उसके ससुराल का होता है। तो ये जो मैटर था वो उस ससुराल वाली जगह पर, यानी कि जहाँ जिस सिटी में वो ससुराल है और उस सिटी में भी जिस एरिया में वो ससुराल है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए दोनों पति पत्नी एक ही सिटी में रहते हैं तो मायके जाके तब भी लगा देगी, नहीं। जहाँ ससुराल की घटना बताई गई है वहीं उसके उसका जो उनका ससुराल है, जिस थाना अधिकारी के क्षेत्र में आता है, बस वहीं पर ही जाके कर सकते हैं। बात इतनी सी समझ लीजिए कि दिल्ली का मामला समझाता हूँ मैं आपको, कि रोहिणी में कोई व्यक्ति रहता है और वो जाकर बाद में लाजपत नगर जाके केस रजिस्टर्ड कराता है, तो वो जुरिडिक्शन नहीं होगा अगर घटना पूरी की पूरी रोहिणी की बताई जा रही है। तो यहाँ एक गलती होती है। आईओ साहब क्या करते हैं, बयानों के आधार पर, क्षेत्राधिकार के आधार पर, ये दो गलतियां तो मेजरली करते ही हैं अक्सर। ये बहुत सारे केसेस में होता है कि बयानों के आधार पर ही हो जाता है, नक्शा नज़ीर नहीं करते। नक्शा नज़ीर का मतलब है आपके घर की मैपिंग करना है, जिस तरह से लड़की बता रही है, कभी रसोई में मारा, कभी कहाँ मारा, ये चीज़। और अब मज़ेदार बात सुनिए, अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाला था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, जो अभी देख रहे हैं, जो मैं बताने जा रहा हूं, तो वो देख लीजिएगा। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कह दिया है वो एफआईआर मानी ही नहीं जाएगी 498 की, जिसके अंदर अगर जगह, स्थान, व्यक्ति का और दिनांक का, समय का उल्लेख नहीं है। रैंडमली यही लिखा जाता है, सबने मिलके मारा, सब मारते थे, तो मतलब एक औरत को सबने मिलकर मारा, और वो कम से कम 5 से 10 आदमियों की क्वांटिटी बताती हैं। तो 5 आदमी भी 4-4 घूंसे मार रहे हैं, तो वो औरत उठने लायक रहेगी? और वो रोज़ मार रहे हैं, जब से शादी हुई है तब से मार रहे हैं। डे फर्स्ट लिख देते हैं कई लोग तो, फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज। बस उनका काम ये था, हाँ भाई फेरे हो गए, बढ़िया से हो गए, तबीयत से हो गए, आओ भाई ठुकाई करते हैं। फिर सुबह उठे, आओ आप नाश्ते में ठुकाई, दोपहर के लंच में ठुकाई। मतलब उनके पास कोई काम धंधा ही नहीं है, बस वो उठते हैं और ठुकाई करते हैं, बस यही काम है। जब बस वो मिलते ही इसीलिए हैं, सब इकट्ठे इसलिए होते हैं, चाहे वो उस घर में रहते हों और चाहे नहीं रहते हों। तो इस तरह की जनरल जो एप्लीकेशंस हैं उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। आप लोग इस बात को समझ लीजिए। अब मुद्दा ये आता है आपके समझने के लिए कि क्या ये जो एडवांटेजेस मैं बता रहा हूँ, ये केस के इनिशियल स्टेजेस पे होने चाहिए, केस के बीच में हो सकते हैं, किसी स्टेज पे, किस स्टेज पे हो सकते हैं, किसी भी स्टेज पे हो सकते हैं। यानी कि ये एडवांटेज आप किसी भी स्टेज पे ले सकते हो, आप इन्वेस्टिगेशन को कभी भी चैलेंज कर सकते हो। आपके सामने अगर ये सवाल खड़ा होता है मिड ऑफ द केस, यानी कि आप बीच में चल रहे हो केस के, तो उस टाइम पे अगर आप ये बीच में लाते हो तो आपसे कई बार काउंटर किया जाता है कि आपने पहले, चाहे वो जज साहब हों और चाहे सामने की वकील साहब हों, वो कहें कि साहब आप क्यों नहीं आए इस मैटर के अंदर, पहले ये मैटर क्यों नहीं उछाला, अब तो काम स्टार्ट हो चुका है, सब कुछ अब हो गया। तो ये कहिए कि जिस केस में फेयर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई, वो केस क्यों चलाया जा रहा है? आपको फेयर इन्वेस्टिगेशन का जो मेरा सवाल है उसको दिक्कत क्या है समझने के लिए, तो आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ।
आपको 498 डे में कुछ नहीं करना है। आपको एक अन्यथा केस जो है वो आईओ साहब से लड़ना है कि साहब आपने इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं की, आपने ये ग्राउंड्स ले रखे हैं मगर आपने साबित तो कुछ नहीं किया है, ना आपके पास कोई एविडेंस दिया है ना कुछ किया है। तो फेयर इन्वेस्टिगेशन की एक पॉलिसी होती है, तो उस फेयर इन्वेस्टिगेशन की पॉलिसी को आपको समझना पड़ेगा। एक कानून है, एक नियम है। एविडेंस एक्ट में जो 24 और 25 सेक्शन है वो आपको राइट देता है कि अगर आपको डरा धमकाकर या गलती से कोर्ट के अंदर आपको पहुंचने से पहले आईओ साहब ने कुछ भी उल्टे सीधे बयान लिखवा लिए और आप कोर्ट में आके कहते हैं कि साहब इस तरह से इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं हुई, या फिर मुझे डरा धमकाकर, लालच देकर, या फिर कोई और खतरा दिखाकर, किसी और प्रलोभन से मेरे ही खिलाफ मुझसे बयान ले लिए गए, तो ऐसी सूरत में जैसे कई बार कहते हैं अरे केस खत्म हो जाएगा, बस ये लिख कर दे दो जिससे झंझट खत्म, और फिर ले जाके आपको 498 डे में फंसा दिया, तो वो भी वैलिड है। यानी पुलिस में दिए हुए बयान की कोई वैल्यू नहीं है कोर्ट में अगर आपने कह दिया ये बयान गलत लिए गए हैं। अक्सर आपके खिलाफ इस तरह के केस आपके खिलाफ लिखाए गए बयानों से ही चलाए जाते हैं, और अगर आप खिलाफत भी करते हैं, आपने खिलाफत का मतलब हुआ कि आपने अपने बयान जो हैं लड़की के दिए गए बयानों के खिलाफ लिखे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने मारा पीटा नहीं, तो ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो जाता है क्योंकि दोनों पक्ष अलग अलग बात कर रहे हैं। तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है कि दोनों पक्षों में से कौन सही कह रहा है। ये काम कोर्ट नहीं करती है। तो इसलिए आप कोर्ट में केस तो गलत लड़ रहे हो बाबूजी। आप पहले इन्वेस्टिगेशन का केस लड़ो। पत्नी के ऊपर गुस्सा निकालने से क्या होगा? 498 में गलती तो कोई और करके बैठा है, लड़ आप दोनों रहे हो। समझिए, मेरे वीडियोस लंबे होते हैं पर मैं तसल्ली से आपको इसलिए समझाने की हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं नहीं चाहता कि एक भी आदमी गलत केस कोर्ट में गलत तरीके से लड़े। आंखें खोलिए, बातें बड़ी हैं। कई लोगों ने अब अपने केसेस खुद भी डिफेंड करने शुरू कर दिए हैं। कई कहते हैं साहब वकील साहब हमारी बात नहीं सुनते, तो नहीं सुनते तो आप समझिए कि आपको क्या करना है। आप तो अपनी बात सुनते हैं, आप तो अपने आप को मानते हैं कि आप जो अपने आप को कहेंगे वो तो मान लेंगे। तो इशारे में समझ जाइए मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में आज मुझे बताइएगा कि इस वीडियो से क्या फ़ायदा उठाने वाले हैं, क्योंकि 498 डे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्वैशिंग से बड़ी चीज़ है बॉस, खेल यहीं ख़त्म हो जाने वाला है लोअर कोर्ट में। मुद्दे की बात ये समझिए कि अगर कमेंट सेक्शन में आप में जान है तो लिख कर बताइए कि आप अपने केस को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। अगर नहीं समझ में आया ये वीडियो तो डिटेल में आइए, फिर हम बात करेंगे। दोस्तों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमें फैलना है। हम ज्ञान बढ़ा रहे हैं आपका, और आपके सम्मान से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और धन्यवाद आपका कि आप लोगों ने हमारे 75,000 सब्सक्राइबर्स पूरे किए, और उन लोगों का भी जो लगातार हमारे व्यूज़ को बढ़ाते हैं। कोई बात नहीं, आप सब्सक्राइब नहीं करते, पर आपका मैं कुछ हद तक साथ तो दे रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी में शामिल तो हूँ किसी वजह से। थैंक यू।